द स्टडी जंक्शन चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है। हमने कहा था पॉलिटी और लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए हम पैरेलल में वीडियोज़ डालेंगे, आपकी अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी करा देंगे। थोड़ा स्टाइल जो होगा घर के लोगों का वो आईएएस का होगा, कोशिश करेंगे कि आईएएस को टच कर सकें। और बाकी यूपीएसआई का तो उसमें बहुत अच्छा हो ही जाएगा। तो हम पॉलिटी थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। कल एक वीडियो डाला है, आप लोग देखिए उसे और बताइएगा कैसा है, कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कुछ अगर आपको लग रहा हो। मैंने थोड़ी अपनी स्टाइल में बताने की कोशिश की है, थोड़ा नया नज़रिया है। मैं समझ रहा था कि मैप के माध्यम से आपको अच्छा समझ आएगा। लोकेशन अगर समझ आती है ना, एरिया समझ आती है, लोकेशन समझ आती है, या अपना कोई अगर मान लीजिए वो हमारा दुश्मन है, मान लीजिए सपोज करते हैं, अभी इस समय तो कोई देश किसी के दुश्मन नहीं रहे, उस समय तो हम कह ही सकते हैं कि उनकी कैसी सोच थी, तो उनके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है ना। वो कहाँ हैं, कौन सा सागर उनके पास है, कौन सा क्या है, तब समझ आएगा, फीलिंग आएगी कि ये कैसे आ रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे। हमने ये समझ ही नहीं पाया तो वही थोड़ी दिक्कतें होती रही उस समय। खैर, हमने एक वीडियो डाला है पॉलिटी का, आप रिस्पॉन्स बताइएगा उसका कि कैसा है। अगर आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन करके मैं डायरेक्ट वैसे पढ़ाने लगूँ जो थोड़ा सा आजकल चलता है कि सीधे किताबी कीड़ा आपको बना दूँ, तो फिर हमारी ज़रूरत है कि आप किताब से पढ़ डालो। किताबें हैं तो इतनी सारी, हम सोच रहे मेरी स्टाइल में थोड़ा सा हो जाए, लिंक बन जाए, एक ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री या सब एक साथ जुड़ जाएं। जब कभी आपको पढ़ना पड़े तो ये सब जुड़ी हुई स्टोरियाँ नजर आए। ठीक है, तो आज मैं सेकंड वीडियो पॉलिटी का डालने जा रहा हूँ और मैं पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ सेकंड वीडियो की। तो शुरू करते हैं, चलिए। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो बैकग्राउंड था कि संविधान शुरू होने से पहले बैकग्राउंड क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं, वो वहाँ तक लेके जाएंगे तब संविधान शुरू होगा। आज भी थोड़ा बैकग्राउंड पे बातें करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा सा मजबूत करना चाहते हैं जिससे आपका वैसा माइंड सेट हो जाए कि पॉलिटी है क्या, पॉलिटी समझ है। अभी पॉलिटी को हमें समझना है कि पॉलिटी है क्या, पॉलिटी से पहले कौन सी घटनाएँ घटित हुई हैं जहाँ से हमारा संवैधानिक विकास शुरू हुआ है। तो वहाँ तक पहले पहुँच जाएं तब वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आज भी बैकग्राउंड पे थोड़ी बातें करेंगे पॉलिटी का। ये बैकग्राउंड से बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके। कल हमने जैसे आपको ग्रेट ब्रिटेन और वो सारी बातें की हैं आपसे, तो वो सारे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है ग्रेट ब्रिटेन, क्या यूके, वो सब बहुत पूछा जाता है और आपके संविधान में तो बहुत इस्तेमाल होगा। बैकग्राउंड आप थोड़ी सी बातें करते हैं और कि संविधान के, अच्छा एक बात हम बताएं, संविधान किसी भी देश का जो संविधान होता है, संविधान एक बात समझिएगा, वो स्थायी दस्तावेज होता है। स्थायी दस्तावेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये स्थायी दस्तावेज है, ये इसमें, और ये एक दिन की उपज नहीं होता कि अगर हम कहते हैं कि एक दिन की उपज है, एक दिन में सब लोग बैठे और संविधान बना डाला, नहीं। संविधान ऐतिहासिक क्रमिक विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक क्रमिक विकास। अब इसका क्या मतलब है? क्रमिक विकास है, एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे ये ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी हुई हैं, इन्हें कहते हैं क्रमिक विकास। कि एक चीज़ हुई उससे हमने सीखा कुछ, अगली चीज़ हुई उससे कुछ सीखा, उससे कुछ निकाला, अगली चीज़ हुई उससे कुछ निकाला, तब जाके हम उस चीज़ पे पहुँचे। तो संविधान एक स्थायी, किसी भी देश का संविधान जो होता है वो स्थायी दस्तावेज होता है और वो एक दिन की उपज नहीं होता। वो एक दिन की उपज नहीं होता कि एक दिन बैठे सारे लोगों ने बना डाला। वो ऐतिहासिक क्रमिक विकास है। ऐतिहासिक का मतलब होता है पीछे से घटित हुई घटनाएँ, उनसे ही एक क्रम बनाया गया है, उन्हीं से उसको क्रिएट किया गया है और उन्हीं में से चीज़ें निकाल के हम लोगों ने संविधान बनाया है। तो आपको वो इतिहास से तो जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी ही उसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं कुछ, अभी हम आपका दिमाग उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद करके चलेंगे डिटेल। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम अगर कहें हमारा संविधान कहाँ से शुरू हुआ, हमारे संविधान का अगर हम कहें कि हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। हमारे संविधान की शुरुआत जो है वो 31 दिसंबर 1600, ये डेट आप नहीं भूलेंगे कभी भी, 31 दिसंबर 1600, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसी दिन समझ लीजिएगा भारतीय संविधान का विकास क्रमिक जो है वो यहीं से शुरू माना जाता है। 31 दिसंबर 1600 को ऐसी घटनाएं हुई। कल हमने क्या जाना था? कल हमने ये जाना था कि ये लोग हैं कहाँ, और आज हम ये जानना चाह रहे हैं इन लोगों ने किया क्या। ठीक है, चलिए देखो। 31 दिसंबर 1600 को महारानी इलाहाबाद, हम कुछ छोटी छोटी बातें लिखेंगे, आप अच्छे नोट्स बना लेना। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाओगे तो लिंक कर जाओगे चीज़ें, फिर आप हारोगे नहीं कभी भी। आप
तेज हो जाओगे बहुत। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और ये आपने छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़े होंगे, इसमें 217 साझेदार थे। आपने ये पढ़ी होगी कि 217 इसमें साझेदार थे। ये कंपनी 30,133 पाउंड की कंपनी थी, है ना, पाउंड के साथ स्थापना हुई थी इसकी, ये आपने पढ़े होंगे। महारानी एलिजाबेथ के बारे में थोड़ी सी बातें करें, चलो हम कभी डिटेल में बातें करेंगे महारानी एलिजाबेथ का। कहते हैं महारानी एलिजाबेथ का जो समय है उसे स्वर्णकाल की उपमा दी जाती है इंग्लैंड में, स्वर्णकाल। महारानी एलिजाबेथ का जो समय माना जाता है उस समय को इंग्लैंड में स्वर्णकाल की उपमा दी जाती है। अब ये स्वर्णकाल की उपमा क्यों दी जाती है? कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इंग्लैंड में ये चतुर्थिक विकास हुआ है, हर चीज़ों में खूब विकास हुआ। इसलिए कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ का जो समय है उसे स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, कि ये स्वर्णकाल है ना। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने 217 साझेदार थे, 30,133 पाउंड की राशि से ये स्थापना हुई थी। इसकी टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि उद्देश्य क्या था? 15 वर्षों व्यापार का उद्देश्य था, इसीलिए 15 वर्षों के लिए ये व्यापार करने के अधिकार पत्र से दिया गया, ताकि व्यापार के टारगेट इनका ये था कि व्यापार करेंगे, व्यापार के उद्देश्य। तो व्यापार आप समझ गए होंगे, उसमें मसालों का व्यापार या तरह तरह का जो भी है, आमतौर पे मसाले ही मुख्य थे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि ये इसके साथ शुरू हुई है कहानी। लेकिन एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि शुरू में तो इनका उद्देश्य व्यापार का था। हम शुरू की अगर बातें करें कि शुरू में तो इनका उद्देश्य व्यापार का था कि ये व्यापार करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका उद्देश्य व्यापार को चेंज होकर व्यापार बदलकर, देखिए 22 अक्टूबर एक ऐसी तिथि है, 22 अक्टूबर 1764 एक ऐसी डेट है जिस डेट में बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीत लेते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, इसमें अंग्रेज जीत लेते हैं, तो उनका व्यापार के साथ भूभाग भी शामिल हो गया। इसका क्या मतलब है? शामिल हो गया। इसका मतलब ये है भाई साहब कि पहले तो व्यापारी पर्पस था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध जीत लिया तो वो भूभाग पे भी कब्जा करना चालू कर दिया। उन्हें भूभाग मतलब होता है ज़मीन पे भी कब्जा करना चालू कर दिया। तो बक्सर का युद्ध ही कहा जाता है कि इसी समय ये डेवलप हुई है कंपनी तेजी से। वैसे ऐसा था, वैसे छोटे मोटे लड़ाइयाँ इनकी आपस में होती थी, है ना, छोटी मोटी क्षेत्रों में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन बक्सर का एक बहुत बड़ा युद्ध है जिस युद्ध में सत्ता जो है लगभग अंग्रेजों के हाथ में आई गई थी। वैसे बक्सर के युद्ध की बात हम वैसे मॉडर्न में करेंगे आज, चलो ठीक है, इसी में बताते हैं, थोड़ा जानते हैं बैकग्राउंड बक्सर के युद्ध के बारे में, थोड़ी बहुत जानते हैं। मॉडर्न में जब आएगा तो खूब ढंग से पढ़ेंगे। आज जानना जरूरी है, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। हम क्या कहने वाले हैं आपसे कि बक्सर का युद्ध पहले सुन लेते हैं, थोड़ा सा आज सभी बातें कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध, चलिए आप देखिए, एक काम करिएगा, आप नोट्स बनाते रहना, वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो आप पूरा देखेंगे, मैं देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरा तरीका भैया ऐसा है कि मैं स्टोरी पे फोकस करता हूँ, मैं चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ और एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ। उस स्टोरी में ही सारे, जैसे मोती मिलाए जाते हैं माला में और पिरो के एक माला बना ली जाती है, वैसे मेरा काम रहता है कि सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाए, एक माला जैसी बन जाए, तो लगे कि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी नोट्स बनाते रहिएगा, इसी तरीके से आपको भी करना है, जिससे फिर क्या होता है, अब मान लो यहाँ बक्सर का युद्ध है, आप पढ़ोगे मॉडर्न में, वहाँ रट्टा लगा के आए होगे, लेकिन यहाँ कनेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ कनेक्ट हो रहा, पढ़ो चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ जो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पढ़नी पड़ेंगी, ये बैकग्राउंड है इसका। और वहाँ जब होगा तो वहाँ उसके हिसाब से पढ़ना डिटेल में, ठीक है। बक्सर का युद्ध थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं वैसे, बाकी तो उधर ही डिटेल में बताएंगे। बक्सर का युद्ध, बक्सर जिला है, देखिए छोटा सा मैप चाहो बना लो, रफली बना दे रहे हैं, ये ना कहिएगा कि ये कैसा बना दिया। ये वाला क्षेत्र जो बिहार वाला है, ये वाला है, ऐसे करके बिहार वाला है, यहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले यहीं पे पड़ता है बक्सर। ये बक्सर जिला है बिहार में। पटना आगे पड़ता है, पटना यहाँ पड़ता है, यहाँ देखो तो पटना आगे पड़ेगा, ये
बक्सर जिला है। देखिए बक्सर कहानी क्या है, कहानी ये है, जैसे ये बंगाल है, मान लीजिए ये बंगाल है, ये उड़ीसा है, थोड़ा नीचे आप देखते ही हैं ये बंगाल, और ये बिहार है, और नीचे उड़ीसा है, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा वाला है, ये इतना बंगाल मान लीजिए, तो इसे नीचे उड़ीसा मान लीजिए, ये उड़ीसा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, सुनना क्या है। देखिए बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का, प्लासी का भी हुआ है बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो धोखेबाजी से हुआ है, प्लासी का युद्ध तो धोखेबाजी वाला युद्ध माना जाता है, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने वास्तव में काबिलियत से लड़ा है, हम ये बताते हैं। तो और हम कैसे हारे वो भी जानना है हमें, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक। बक्सर का युद्ध देखो दो लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में हुआ, देखिए इधर था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इसके अलावा मीर कासिम निर्वासित कर दिए गए हैं, बंगाल से भागे भागे फिर रहे हैं, तो मीर जाफ़र बैठ गए हैं वहाँ पे गद्दी पे, यहाँ पे मीर जाफ़र बैठ जाएंगे, ये बंगाल में मीर जाफ़र नवाब बन जाएगा। पहले मीर जाफ़र को हटाते हैं, मीर कासिम को लेके आते हैं, फिर मीर कासिम जब अंग्रेज़ों से तंग आ जाता है तो फिर मीर कासिम को हटाने पर जुट जाते हैं, और फिर मीर कासिम के साथ ढेर सारे युद्ध होंगे, फिर वो भागा फिरेगा, फिर वो इनसे आपस में गुट बना लेगा और फिर मिल के लड़ना चाहेगा अंग्रेज़ से। ये सब आप उधर पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अभी मीर कासिम लड़ रहा है और उधर मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र मर जाएगा 5 जनवरी 1765 में मीर जाफ़र मारा जाएगा, तो इसका लड़का आएगा जिसका नाम है नजमुद्दौला, उसको क्लाइव अपने संरक्षण में बनाएगा नवाब। अभी हम बताएंगे आपको, अगर नहीं तो वैसे उधर ज़्यादा बताएंगे। चलिए इधर देखिएगा, 3 लोग हैं इधर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, 3 लोग। उधर कौन है, उधर एक मेजर है, अंग्रेज मेजर जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। देखिए इनके पास इधर 40,000 से लेके 60,000 तक की सेना थी। और ये देखिए ये किताबों में अलग अलग लिखा होता है, ये जरूरी नहीं किसी में 60 लिखा हो किसी में 40 लिखा हो। अभी हम कुछ डाटा बताने वाले तो वो कहो कि जिसमें 847 लिखा है इसमें कुछ लिखा। हमने कहा ना आपका टारगेट क्या है, ऐसी चीज़ें जो फंसाई जाती हैं कभी पूछी नहीं जाती कि उनके यहाँ कितने सैनिक थे, उनके यहाँ कितने थे, आपको ये समझना है कि ये है क्या। और हेक्टर मुनरो के पास 7,072 सैनिक थे, 7,072 सैनिक थे। इनके पास तोपें भी थोड़ी ज़्यादा थी, इनके पास तोपें भी कम थी, और 7,072 सैनिक थे, और इनके 847 मरे हैं, और हो सकता है किताबों में लिखा हो 1847। तो आप ये कन्फ्यूजिंग ना लाना अपने दिमाग में, ये पूछा नहीं जाता आपसे कि इनके 1847 युद्ध में मरे हैं और इनके 20,000 मरे हैं। हो सकता है किताबों में लिखा हो 10,000, लेकिन उससे नहीं मतलब होता। हम बार बार कहते जा रहे हैं ये एग्जैक्ट डाटा। अब अच्छा वहाँ बैठ के कोई मुनीम बैठा होगा जो लाशों की गिनती लगा के सबरे गिन रहा होगा कितने मरे कितने नहीं, एक एस्टीमेट होता है इतिहासकारों का, एक साहित्यकारों का, इतना है। तो ऐसी चीज़ें काहे को पूछेंगे, वहाँ कोई बैठ के लाशें गिन रहा होगा क्या, अंग्रेजों ने गिनी होगी किसी की, वैसे हिसाब लगा लेते हैं इसे, कितनी सेना थी, इतनी रह गए, इतने मर गए होंगे, ठीक है। इनके इधर 20,000 में रहे। इनके जब युद्ध ये स्टार्ट हुआ था बक्सर वाली जगह पे युद्ध हुआ था, इसीलिए बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो आपको पहले थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल, जबकि ये पावरफुल थे तीन के तीनों, फिर ये कैसे हार गए, हारने का कारण भी तो जानना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो था ये तो अंग्रेजों का ही देखा जाएगा तो अंग्रेजों का ही वफादार था, समझ लीजिए आप। अवध का नवाब सुजाउद्दौला थोड़ा अंग्रेजों से विपरीत था, काफ़ी लड़ेगा भी। मीर कासिम जो है वो तो कतई अंग्रेजों से विपरीत था, भाग के आया तभी तो गुट बना। तो ये युद्ध जब हुआ और ये हारे क्यों, देखो 7,000 सैनिकों ने 40,000 60,000 को हरा दिया और इनके 20,000 या जो भी 15-20,000 मारे गए, उनके कम से कम मरे। है क्या सिस्टम, हमारे यहाँ सेना जो लड़ती थी एक डिसिप्लिन में नहीं लड़ पाती थी। आज देखते हैं हम आर्मी का डिसिप्लिन है, लेफ्ट राइट करते रहते, बिल्कुल सीधे चलते हैं आर्मी के डिसिप्लिन में। और बाकी तुम देख लो अपना कोई भी पुलिस देख लो, मैं किसी पुलिस का नाम नहीं ले रहा, किसी राज्य की पुलिस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप देखेंगे किसी भी पुलिस का तो आर्मी के देखो एकदम फिटबंदे नजर आ रहे होंगे आपको। और हमारे यहाँ पुलिस को देख लो तो लंबे लंबे पेट हैं और भागते भूगते नहीं, कहीं यहाँ खड़े कहीं वहाँ खड़े, कोई डिसिप्लिन नहीं है उनका तो डिसिप्लिन तब होता है चौराहे पे जब कोई एक बड़ी गाड़ी निकल रही हो, कि एसपी निकल रहे हैं या डीएम साहब निकल रहे हैं, तब डिसिप्लिन में आ जाएंगे, बाकी तो उनका डिसिप्लिन ऐसा ही है। हम वही बातें करना चाह रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, मान लीजिए इनकी भी सेना थी, मान लीजिए इनकी भी तो कुछ सेना होगी, कुछ इनकी भी होगी, कुछ इनकी भी होगी, सामंजस्य कहाँ बना होगा, आप ये सोच के देख लीजिए सामंजस्य कहाँ बन पाया होगा। सामंजस्य का मतलब इनमें सब अपनी अपनी सेना की कमान संभाल रहे होंगे, कोई एक लीडर नहीं बन के आ पा रहा होगा इसमें कि सब उसके पैरेलल में चले गए वो लड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। सामंजस्य नहीं बना होगा, इनकी अपनी लड़ रही, उनकी अपनी लड़ रही, उनकी अपनी लड़ रही, आपस में ही सामंजस्य नहीं है, तो उसकी उधर डिसिप्लिन सेना थी। अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों हारे, लेकिन कुल मिला के ये हारे।
हारने के बाद मीर कासिम पराजित हुआ, उसकी सेना भी काफ़ी पराजित हुई, मारी गई। इसके अलावा ये भाग गया दिल्ली की तरफ। बाकी मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, ये तो अंग्रेज़ों के वफादार थे ही, और अंग्रेज़ों से जाके मिल गए, जाके उनके संरक्षण में चले गए। अवध का नवाब शुजाउद्दौला फिर थोड़े बहुत और लड़ाइयाँ करता है आगे, लेकिन कुल मिला के ये भी पराजित हो ही जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं अभी तक अंग्रेज़ों का कोई वर्चस्व नहीं था। वे छोटे छोटे युद्ध करते थे, यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, इनसे कब्जा कर रहे हैं, उनसे कब्जा कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे युद्ध कहीं यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं उन कंपनी का, आप आपस में ही कंपनियों में लड़ रहे हैं। लेकिन जब वे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इतना बड़ा युद्ध जीत लेंगे, किसे हरा देंगे? जैसे मुगल सम्राट को हरा देना, जबकि मुगल सम्राट क्या है? मुगल सम्राट पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे किसी मुगल सम्राट को तुम हरा दोगे जो देश को प्रतिनिधित्व करता, तो तुम्हारा वर्चस्व यानी सिक्का तो बोलेगा ही। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, या अवध का एक वर्चस्व था इसका अवध पे, वो हार गया, और मीर कासिम भी पराजित हो गया। जब ये पूरा क्षेत्र, इतना भारी क्षेत्र, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षेत्र पे इनका वर्चस्व दिखा, तो लगा कि अंग्रेज पावरफुल है। इसीलिए बक्सर का युद्ध माना जाता है महत्वपूर्ण, जिस युद्ध के बाद सारे समीकरण बदल गए और भारतीय संविधान में भी चीज़ें बदली। यहीं से माना जाता है कि अंग्रेज़ों का प्रवेश बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से हुआ है। तो ये कुछ बक्सर के युद्ध के बारे में, बाकी और डिटेल बातें करूँगा मैं कभी। आज बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है भाई साहब, प्रॉब्लम ये, मन नहीं मानता। मन होता है कि थोड़ा बता ही दो, चाहे भले आगे आए, लेकिन मन नहीं मानता। आप थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है? और बाकी जो कमियां हो आप बताते रहिएगा। कमियां तो मेरे अंदर बहुत सारी हैं, आप बताइए। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो खुद भी डिसलाइक करो। 10-5 लोगों को पकड़ लाओ, उनसे डिसलाइक कराओ। हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये है कि हम काम ये कर रहे हैं किसी के कहने पे, तो उसका बेचारे का कुछ हो जाए भला, आपका भी हो जाए, आप किसी के सामने झेपे ना, आप भी थोड़ा आपका वर्चस्व बन जाए। कहीं भी रहते हो कि ये चीज़ें जो हैं आपको आने लगें, समझ आ जाए, कनेक्ट करना सीख जाओ, पढ़ने का तरीका आ जाए, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। बेकार में इतना पैसा होगा नहीं, कहाँ हमारे मारे घूमोगे। आजकल पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा रट्टाफिकेशन हो गया, रटवा डालो, वो याद रहता नहीं। तो ये बक्सर का युद्ध है। जब बक्सर का युद्ध, हमें थोड़ा और भी बातें करनी है, बैकग्राउंड कर रहे हैं ना, तब बक्सर का युद्ध जब हारे, जब ये तीनों लोग हारे, तब आपको कुछ बातें बतानी है। जैसे ये बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया, बक्सर के युद्ध के बाद, कि वे बक्सर का युद्ध जीत गए। तो उसके बाद आपको एक बात शायद पता हो, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था। आप ये बातें समझिए, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था गवर्नर बना के। दूसरी बार गवर्नर बना है बंगाल का गवर्नर बना के रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था ना, तो ये दूसरी बार गवर्नर। अब ये यहाँ आया है और बक्सर का युद्ध जो हारे हैं उन लोगों से ये संधि करता है, जिन संधियों को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि, समझिएगा मेरी बातों को। हालांकि इनके बैकग्राउंड भी थोड़े से पीछे पीछे हैं, तो हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे आपको जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगर आप कनेक्ट करेंगे ना तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। इलाहाबाद की संधि करता है। तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं। इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती। पहली है इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम संधि जिसे बोलते हैं, और दूसरी है इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि, दूसरी संधि है। पहली देखो 12 अगस्त को हुई है, 12 अगस्त 1765, और दूसरी जो है कब हुई है? 16 अगस्त को। अब आपको 2 बातें पहले जाननी है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल का गवर्नर बन के आया, चलिए मान लेते, कोई भी बात है, वो उसे दोबारा गवर्नर बना के भेजा गया, चलिए ठीक है। लेकिन हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पे चलो वो शाह आलम द्वितीय थे, उन्हीं का वर्चस्व, अभी मुगल सम्राट वही हैं, भले ये अंग्रेज़ों के अधीन काम करने लगे हों या उनके जो भी बन जाएंगे। लेकिन अभी मेरा ये कहने का मतलब है कि बंगाल पर मीर जाफ़र नवाब था, और मीर जाफ़र 5 जनवरी 1765 को मर जाएगा। मीर जाफ़र के मरने के बाद उसका लड़का, जिसका नाम है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, बंगाल का नवाब। अंग्रेज़ क्या करेंगे? अंग्रेज़ नजमुद्दौला को पकड़ेंगे और अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बना देंगे। अपना संरक्षण का क्या मतलब? अपना संरक्षण का मतलब ये है, बस ये दरबार पे बैठेंगे जाके कुर्सी पे, बाकी सबरे अंग्रेजी बैठेंगे वहाँ, सबरे ऐसी जितनी भी साइड में कुर्सी बैठी होंगी वहाँ पे बैठेंगे, और जहाँ पे ये बैठे होंगे बंगाल के नवाब, उनके बगल में उनका एक कोई बड़ा अधिकारी बैठेगा। वो जैसे ही नजमुद्दौला कुछ बोलने को होंगे वो कह देगा बट चुप रहे, हम बोलेंगे तुम चुप रहो। तो सारे डिसीजन उनके, सारे अंग्रेज़ों के डिसीजन। तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में नजमुद्दौला को बनाने का मतलब आपको समझ आया? संरक्षण मतलब ये यही कि उनका सारा उन्हीं का है, सारा का सारा संरक्षण में बस इन्हें टाइम पास के लिए समझ लीजिए बैठा दिया गया होगा, बस ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो अब ये समझिएगा बंगाल का नवाब कौन है? नजमुद्दौला। और एक संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद, क्लाइव आता है और क्लाइव 2 संधियाँ करता है, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। एक हुई है 12 अगस्त को, एक हुई है 16 अगस्त को। 12 अगस्त 1765 में, 16 अगस्त 1765 में। इन दोनों संधियों में है क्या, इन्हें
जान लेते हैं पहले, यहीं से तो पूरा संविधान क्रिएट होता है। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रही है, बुखार आ गया था तो बोलने में हो रही है। हमने कहा लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वैसे भी छूट ही जाता है। तो आप देखिएगा इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, पहले हम इसे बता देंगे तब थोड़ा सा। एक क्रमिक विकास है ना, मैंने कहा ना संविधान किसी देश का एक दिन में नहीं बनता, एक क्रमिक विकास है। देखो ये क्रम से चल रही हैं चीज़ें, आप भी सीखेंगे। देखिए तो 2 संधियाँ हुई हैं, एक बड़े से बनाते हैं एक चार्ट टाइप का, तो पूरी बात समझ आएगी। इसे कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं प्रथम फर्स्ट, और इलाहाबाद की दूसरी संधि हम पहले लिख ही चुके, ये बात है सेकंड। अब ये किनके साथ क्लाइव करेगा, देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ये जो 12 अगस्त को हुई इसमें 3 लोग हैं। कौन? एक है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर कौन है? ये नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। और यहाँ पे एक और कौन है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, वो खुद भी है रॉबर्ट क्लाइव। इधर 2 लोग हैं, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए वो दोनों से संधि करेगा, पहली 12 अगस्त को होगी, यानी पहली 12 अगस्त का मतलब पहले इनसे होगी 12 अगस्त को, फिर उसके बाद 16 अगस्त को उससे होगी। जरा समझिएगा मेरी बातों को। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चाहिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चाहिए, उड़ीसा। और ये मांग किससे की? शाह आलम द्वितीय से। वैसे भी शाह आलम से ना भी मांगता तो वो ऐसे ले लेता, उससे क्या है। लेकिन शाह आलम का अभी भी इतना मानते हैं, भले ये मुगल सम्राट जो हैं दबे कुचले बैठे हैं, है ना, ऐसी चीज़ें देखिए हम बोल देते हैं, हम थोड़े से हो जाते हैं भावुक। आप ये कभी ना कर लेना कि आपको अच्छे लगते हो वो, तो हमको कमेंट करके ऐसा कहो कि लो हम ऐसा करें, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं होता। अब हम अंग्रेज़ों के बारे में 4 बातें करेंगे तो ये हमारे अंदर वो है नहीं, हम बोलेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि फील किया है तो वैसा बोलेंगे, क्योंकि बुरा लगा है कि जैसा उन्होंने किया है, जिनने जैसा किया हम बोलेंगे खुल के, आपको थोड़ा सा इस पर एडजस्ट कर लीजिएगा बस, इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हम बोले से ही पाते हैं। ठीक, शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मांगी, और इसके बदले में क्या देना था? इसके बदले में देना था कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले इन्हें देना था। और ये जो दीवानी ली थी इसके बदले में कुछ पैसा देंगे, जो भी बताया होगा 26 लाख कुछ होगा, देख लीजिएगा डाटा। शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मांगी, और कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले इसके बदले में आपको दिए जाएंगे। तो क्या कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले मुगल सम्राट के पास हैं? मुगल सम्राट के पास ठीक है, मुगल सम्राट के पास मानते हैं एक तरीके से, मुगल सम्राट है उसके पास सब कुछ है, लेकिन जे लोग जो बंगाल के चाहे हो नवाब, चाहे जो अवध के नवाब हों, इनकी स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई है, स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो, नाम मात्र का मानते हैं मुगल सम्राट, ये अपने स्वतंत्र रूप से ही अपना चलते हैं, लेकिन स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई है। तो स्वतंत्र सत्ता का मतलब ये होता है कि अब ये मुगल सम्राट को इतना भाव नहीं देते हैं, तो अब ये जो कहा गया है कि इसे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? कड़ा इलाहाबाद के ज़िले मुगल सम्राट के पास नहीं है, हम भाई तो कहना चाह रहे हैं कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले जो हैं वो तो आएंगे इनके पास। मान लेते हैं ये अवध वाला एरिया है ना, तो अवध वालों के पास आएंगे, अवध के नवाब के शुजाउद्दौला के पास आएंगे, तो यानी वहाँ से लाने पड़ेंगे, इसलिए दूसरी वाली करी है। ठीक है, पहली वाली समझ आई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मुगल सम्राट ने दे दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी मतलब होता है कि मालगुजारी, मतलब पैसा वसूल करने का या वो सारा। नजमुद्दौला से क्या मांगा गया? अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मानी जाएगी तो बंगाल का नवाब तो ये भले अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बना हो, लेकिन साइन तो इससे भी कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसी के एरिया में तो वो दीवानी का काम करोगे आके, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में दीवानी का कार्य तो इसी के क्षेत्र में करोगे आके, तो साइन तो इससे भी उस रिपोर्ट में कराने पड़ेंगे। तो उस पेपर पर इस पर भी साइन कराए गए, और इससे भी एक लिया गया है। इससे क्या मिला गया? इसने निजामत का कार्य दे दिया कंपनी को। आगे पढ़ोगे निजामत क्या होता है। निजामत मतलब होता है शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, शांति व्यवस्था, इसे निजामत का कार्य कहते हैं। ये नजमुद्दौला आगे दे देगा निजामत का कार्य। ठीक है, तो ये आपको समझ आए, पहली संधि में ये वाली चीज़ें हैं। अब इनके पास कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले तो है नहीं, और बचत मुआदई आए हैं, तो अब दूसरी करेंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को दूसरी की, और शुजाउद्दौला से पहली बात क्या कही? कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दो। तो इनसे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लिए और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए, ये लो। दूसरी चीज़, इनसे शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इससे 50 लाख रुपया
50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना मांगा। अच्छा, अंग्रेजों के बारे में आपको ये खूब पढ़ने को मिलेगा आगे जब आएगा, मॉडर्न में खूब बढ़िया पढ़ाएंगे हम, मॉडर्न आएगा तो आपको बहुत बढ़िया बताएंगे ये सारी चीज़ें। अंग्रेज जब किसी से युद्ध लड़ते तो अगर जीत जाते थे तो वो पूरा का पूरा युद्ध हर्जाना लेते थे उनसे, युद्ध हर्जाना। तो वो जैसे इलाहाबाद के उससे जीत गया था तो उसे 50 लाख का हो युद्ध हर्जाना, आप किसी किताब में 60 लाख लिखा हो लेकिन 85 लाख है, 85 लाख का युद्ध हर्जाना जो है वो मांगा उससे, 50 लाख का युद्ध हर्जाना। चुनार वाला जो क्षेत्र है, चुनार का क्षेत्र है वो इन्हें चाहिए था। अवध में चुंगी मुक्त व्यापार, अवध में अब व्यापार करेगी कंपनी तो ये चुंगी मुक्त होगा, कर मुक्त होगा, आप ये समझ लीजिए चुंगी मुक्त होगा। इसके अलावा अवध के लिए और क्या बोला उसने, क्लाइव ने अवध का कि अवध में सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली, सैन्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली। और जो सैन्य सुरक्षा में हमारे जो कर्मचारी लगेंगे उसका वेतन कौन देगा, अवध का नवाब देगा। तो अवध के नवाब की सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंग्रेज यही करते थे, ये तुम्हारे पहले कब्जा कर लेंगे उस क्षेत्र पे, कब्जा करने के बाद अपनी ही सेना तुम्हारे यहाँ भेज देंगे, सेना तुम्हारे दरबार में बैठेगी, अधिकारी जो हैं वो तुम्हारे दरबार में बैठेंगे, दरबार में बैठेंगे, तुम्हें कुछ करने भी नहीं देंगे, और जो करेंगे वो अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से करेंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा, जिसके साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं, जिसके साथ दुश्मनी रखना चाहते हैं, तुम्हें वहाँ बोल। हो सकता है कि अवध के नवाब की दोस्ती हो सकता है किसी और से हो, पंजाब में किसी से राजा से हो, लेकिन इनकी नहीं है तो ये नहीं करने देंगे, नहीं बोलने देंगे। ये विदेश नीति सब कब्जा कर लेते हैं। क्या करते थे अंग्रेज, विदेश नीतियों को राज्यों पे कब्जा करके उनकी विदेश नीति को हड़प कर लेते थे। विदेश नीति का मतलब है कि वे कुछ कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनने ले ली, अपनी एक टुकड़ी जो सेना होती है वो अवध में रख दी, और उसी में वो उसकी जो पैसा देगा, उसके खर्चे का, वेतन का जो पैसा देगा वो अवध का नवाब शुजाउद्दौला देगा। क्लाइव ने दूसरी संधि ये की। हम कुछ बातें और भी करना चाहते हैं आपसे, वो भी जान लीजिएगा, ये जान लीजिएगा, थोड़ा सा लिंक करते रहिएगा, ठीक है। शुजाउद्दौला, हम एक बात और करना चाहते हैं, क्लाइव ने इतना सारा इसके ऊपर बर्डन लाद दिया तो इस पर पूरा कब्जा ही कर लेता, शुजाउद्दौला पे पूरा अवध पे कब्जा कर सकता था, उसके पास तो पूरा मौका था। काहे के लिए इतना ड्रामा किया है, इस पर भी कब्जा कर लेते, बंगाल पे भी कब्जा कर लेते। वैसे भी बंगाल का वो नजमुद्दौला इतनी तो उसकी कुछ है नहीं दम, और उधर मुगल सम्राट भी कितने पावरफुल रहे नहीं, वे भी तो तुम्हारे अधीन ही चल रहे हैं। तो एक तरीके देखते तो अवध पे कब्जा कर लेते। अवध पे कब्जा क्यों नहीं किया, यही साहित्यकार बताते हैं कि अवध पे कब्जा क्यों नहीं किया। अवध पे कब्जा इसलिए नहीं किया, उन्हें डर था कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, कि ऐसा ना हो मराठों से मिल जाए जाके, अगर मराठों से मिल गया तो मराठे और अवध के नवाब एक हो जाएंगे और फिर एक युद्ध कोई है भयंकर ना हो जाए, अभी कंपनी का इतना वर्चस्व नहीं है, ऐसा मान के चल रहा था। तो इसलिए क्लाइव ने एक चाल चली थी कि ये सब तो उसके ऊपर थोप दिए लेकिन पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया। अब ये कब्जा नहीं किया, दिखाया नहीं, कब्जा नहीं किया। अब भी अवध के नवाब की आप समझ लीजिए कि इसकी क्या रह गई होगी पोजीशन, है ना। अब इसकी पोजीशन क्या रह गई होगी, इसकी पोजीशन आपको लग रही है बहुत कम रह गई होगी, क्योंकि उसके दरबार में सारे अंग्रेज बैठते हैं, उनके दरबार में अधिकारी अंग्रेज उसके बगल में बैठते हैं। जब ये कुछ बोलने के होंगे तो ऐसे ही वो बोल पड़ते होंगे, ये आप नहीं कर सकते, हम आपके मित्र हैं, हम आपके अच्छा बुरा हम करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय, ये दो संधियाँ हुई। अब देखिएगा आगे की स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट हुई है। एक बार में अगर आपको स्टोरी समझना है 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे की बातें देखिए। अब देखिए दो बातें हुई 1765 में और 1765 से लेके 1772 तक का टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आपको जानना बहुत जरूरी है, संविधान में ये मुख्य बातें रखता है, और ये अगर आप नहीं जानते तो आगे की बातें भी नहीं जानते। अब जैसे आपका वो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ये वो टाइम पीरियड है जिसकी वजह से वो आया। अब वहीं से जहाँ से आप समझते हैं वहीं से किताब वाले पढ़ाते हैं आपको कि वो रेगुलेटिंग एक्ट यहीं से शुरू होता है, संविधान नहीं, संविधान पीछे से बहुत है। क्रमिक विकास है ना, मैंने कहा एक एक चीज़ें आपको समझिए, क्रमिक विकास है। तो 1765 से लेकर 1772 तक का बंगाल में वहाँ पर बोला जाता है द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या है, वैसे हमें इसे मॉडर्न में बताना चाहिए था, लेकिन चलता हूँ तब भी आपको बताएंगे। हम स्टोरी जो अपनी फॉर्म में कह रहे हैं तो इसे भी कनेक्ट करेंगे। द्वैध शासन क्या है, बंगाल में द्वैध शासन। देखिए बंगाल में द्वैध शासन का मतलब क्या है, जरा देखिएगा। बंगाल का नवाब कौन है, आप नवाब जब इस समय समझिए, नवाब है मीर जाफर का लड़का नजमुद्दौला। अब वो किसके संरक्षण में बैठा है, किसके संरक्षण में बैठा है, वो बैठा है संरक्षण में किसके, अंग्रेजों के। अंग्रेजी उसे चलाते हैं। वो हमने कहा ना, एक कमरे में अंग्रेज ने इस तरीके से उसको बंदी, दिखता भी नहीं कि बंदी बना के रखा है, और कर भी सारा वही रहे होते हैं। चलिए नजमुद्दौला। दूसरा क्या है, कंपनी को बंगाल से क्या मिल गया है, कंपनी को बंगाल से मिल गया है बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई है। दो चीज़ें तो आप समझिए, अगर बंगाल के दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल पे कंपनी का दीवानी का मतलब होता है कि दीवानी मतलब होता है मालगुजारी, मतलब पैसा वसूल करने वाला, वो करार राजस्व वसूल करने वाला। नजमुद्दौला से क्या मिल गया है, निजामत का कार्य।
निजामत का कार्य, निजामत कार्य कंपनी को मिल गया। निजामत कार्य मतलब होता है शांति सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भी आप समझ सकते हैं। निजामत का कार्य मतलब यही शांति सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। तो देखिएगा, दो चीज़ें कंपनी को मिली थी। कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? पहली बात तो उसे निजामत का कार्य मिल गया था, और दूसरी बात बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट से मिल गई थी। तो अब ये दो चीज़ें कंपनी के पास थी, लेकिन कंपनी की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कंपनी ने निजामत का कार्य जो है वो नजमुद्दौला पे सौंप दिया। वो कंपनी चाहती नहीं थी कि हम निजामत का कार्य जो है हम खुद करें और उन्हें करने दो। अभी बातें मेरी बहुत ढंग से समझिएगा, आप मेरी बातें बहुत अच्छे समझिएगा। जो नजमुद्दौला को सौंप दिया जाएगा, आपको लगेगा कि ये इसे सौंप दिया गया तो ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ये टोटल इंटरफेयर सब में करेंगे। देखिए, तो कंपनी ने निजामत का कार्य जो है नजमुद्दौला को सौंप दिया और खुद मालगुजारी वाले काम पे लग गई। मालगुजारी का काम इन्होंने चालू कर दिया। तो आप देख लीजिएगा, इसी को द्वैध शासन आप कह सकते हो कि एक तो यहाँ पे नवाब शासन कर रहा है, एक कंपनी शासन कर रही, तो द्वैध हो गया ना, दोहरा शासन हो गया ना, दोहरा शासन। अब जरा कुछ बातें और जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दोहरा शासन यहीं लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। देखिए, स्टोरी को समझते रहिएगा, मेरी स्टोरी से अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और बाकी जब इसे मॉडर्न में पढ़ेंगे तो ए टू जेड और डिटेल पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। निजामत का कार्य तो उन्हें दे दिया, चलो नजमुद्दौला ने सौंप दिया कि उसने उसे सौंप दिया। और दूसरी चीज़, कंपनी ने मालगुजारी वगैरह, कंपनी मालगुजारी जो पैसा वसूल करना या राजस्व वसूल करने का जो उसका काम था, जो उसे मिल गया था दीवानी का कार्य, उस काम में भी कंपनी परफेक्ट नहीं थी। उस काम में भी परफेक्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि वो ये काम कर नहीं पा रही थी। इसीलिए आपको हमने जब उधर पढ़ा रहे थे, हम आपको ध्यान होगा स्थायी बंदोबस्त वो सब पढ़ा रहे थे, तो हमने रजा खां की स्टोरी आपको सुनाई थी। हमारे वीडियो अर्थव्यवस्था में जब आप पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त, तो वहाँ पर रजा खां के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश की है हमने, कोशिश की है, बताया नहीं ज़्यादा, बता नहीं पाए। टाइम का यहाँ बड़ा होता है कि कितना मिनट का वीडियो डालना, कितना नहीं डालना, लिमिट होती है, बोलने की लिमिट होती है, सोचने की। अब ये ओपन करके बोल रहे होते तो 100 बातें बोल लो अपने देसी अंदाज में। अभी लगता है वैसे टाई बेल्ट लगा के और बहुत सोच समझ के बोलो, तुम पता नहीं कौन सा सुनना चाहते हो, है हटाओ। चलिए ठीक, इसे देखते हैं कि निजामत का कार्य तो उसे सौंप दिया, मालगुजारी अपने पास। ये मालगुजारी भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये राजस्व भी वसूल नहीं कर पा रहे। तो इनने क्या किया, बंगाल में आपको पता होगा नायब दीवान नियुक्त किए। नायब दीवान में बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया, आपने पता है, रजा खां को नियुक्त किया। बिहार में भी एक नियुक्त किया गया, बिहार में सिताब राव को नियुक्त किया गया। सिताब राय जो बिहार से वसूल करेगा, जिसे राजा सिताब राय नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भी एक नियुक्त किया गया जिसका नाम था राय दुर्लभ। ये सब नायब दीवान थे जिनका काम ये था कि ये टैक्स सही से वसूल कराएं। और बाकी अब आपको मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बातें, यहाँ से आप कनेक्ट हो जाइएगा बहुत अच्छे से। चलिए, द्वैध शासन आपके समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ों में, अगर आप एक स्टोरी के फॉर्म में सब पढ़ लेते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा, दिल में बस जाएगा। 2-3 बार देखोगे तो बच जाएगा, एक बार में कुछ फिर से फैक्ट निकल जाए। फैक्ट से हमने स्टोरी को पिरोने की कोशिश की है। चलिए, तो अगर हम ये कहें कि कंपनी के पास दो चीज़ें थी, कंपनी के पास निजामत थी जो उसने वापस कर दी, तो नजमुद्दौला अपना निजामत का कार्य करने लगे, नजमुद्दौला अपना निजामत वाला कार्य करने लगे। मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको समझना मेरी बातें, अभी निजामत का कार्य करने लगे। लेकिन ये जो मालगुजारी वाला जो काम था दीवानी का, दीवानी जिसमें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्हें मिली थी, बंगाल बिहार उड़ीसा इसकी दीवानी जो मिल गई थी इन्हें ना, तो उसके लिए इन्हें अलग से लोग नियुक्त कर दिए, क्योंकि ये भी नहीं कर पा रहे थे। बंगाल बिहार उड़ीसा में अलग से कर दिए, जैसे बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ, ये लोग नियुक्त कर दिए। नायब दीवान ने उपमा दी गई और इनने अपने अपनी जगह पे टैक्स वसूलना चालू किया। और जैसे हमने एक रजा खां के बारे में आपको बताई थी एक बात, कि रजा खां बंगाल में नियुक्त किया गया था, तो हमने क्या क्या बताया था रजा खां के बारे में। रजा खां ने 1765 में क्या किया था, आपको बताया था मैंने, कि बिना भूमि का परीक्षण कराए। उधर पढ़िएगा अर्थव्यवस्था में, बता नहीं रहा हूँ मैं यहाँ, बिना भूमि का परीक्षण कराए। मैं एक थोड़ी सी बात करूँगा, उधर अर्थव्यवस्था की वीडियो में चले जाना स्थायी बंदोबस्त वाले में, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ क्लीन हो जाएगा एकदम। बिना भूमि का परीक्षण कराए भूमि को नीलाम कर देना, भूमि को नीलाम कर देना मतलब मतलब वो ये देख भी नहीं रहा था रजा खां की भूमि परीक्षण का मतलब होता है किसके पास कितनी है ना, किसके पास कितनी है और उसमें कितनी उपजाऊ है, कौन सी बंजर है, किसकी ऊबड़ खाबड़ वाली है, होता है ना, हम लोग तो सब जानते ही हैं सारी चीज़ें, किसकी ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीची पे पड़ती है ना, किसके में बलुई में है टाइप की जिसमें हो नहीं सकती है। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, उसको बुलाया उसने 4 लोगों को, चाहे अंग्रेज कर्मचारी हों, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकता है बोली लगाएगी, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दिया कि हम वसूल करके देंगे हम भैया, तो उसको वो नीलामी करके भूमि दे दी गई, उसी को भूमि का मालिक मान लिया गया। वो जाके खूब अंधाधुंध उसने वसूली के लिए मारना पीटना ये सब चालू चीज़ें चालू करी। अब वो आपने पढ़ा है उधर साइड अर्थव्यवस्था में कि रजा खां और आगे क्या करेगा, मिलों को हटाएगा, सुपरवाइजर लगाएगा, है ना, वो मुर्शिदाबाद और पटना में क्या करेगा, ये सब आप जानते हैं।
ये उधर जान लीजिएगा, इधर टाइम नहीं है थोड़ा सा। तो ऐसे ही बिहार पर प्रस्ताव राय कर रहा था, ऐसे ही उड़ीसा पर राय दुर्लभ कर रहा था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बतानी है कि 1765, देखिए 1765 में 80 लाख रुपया बंगाल से वसूल हुआ था, और 1766 और 67 के बीच में 2 करोड़ 24 लाख वसूल हुआ। अब ये आपको लग रहा है कि इनके पास है का जो 24 लाख वसूल कर लिए बंगाल से? नहीं है ना, उन्हें मार पीट के वसूल कर लिए। वसूल क्या कर लिए? किसी की ज़मीन ले ली, किसी को खूब पीटा, किसी सब कुछ उठा लाए, तो पैसा वसूल करना था भाई। उनने बोली लगाई, उन्हें मिल गया, इतना देखो पैसा वसूल हुआ, इतना इधर से हो रहा है, इतना इधर से पैसा वसूल हो रहा है। खूब पैसा इनका हो रहा था, इधर से इनने वसूल किया, उधर से बेऊद दोनों लगे पड़े थे, कंपनी खूब पैसा वसूल कर रही थी। आप कुछ बातें जाननी है। अच्छा, ये निजामत वाला कार्य समझते हैं थोड़ा सा। निजामत का कार्य, पुलिस व्यवस्था वाला निजामत का कार्य, भले निजामत का कार्य नजमुद्दौला को सौंप दिया गया, लेकिन निजामत के कार्य करने के लिए जो अधिकारी थे, ये आप इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिएगा, जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति वही करेंगे जो अंग्रेज अधिकारी हैं। अब आप समझिएगा, जो अंग्रेज बड़े अधिकारी हैं वो उनकी ही नियुक्ति करेंगे, वो उनकी नियुक्ति वही करेंगे। तो अब बताइए, निजामत का कार्य कौन कर रहा है? अंग्रेजी ही कर रहे हैं। करवा कौन रहा है? नजमुद्दौला करा रहा है। वो नजमुद्दौला किनके संरक्षण में? अंग्रेजों के संरक्षण में। तो ये नजमुद्दौला है कौन? बीच का में तो लगता है लोटा जैसा, इधर भी ढुलक रहा है, उधर भी ढुलक रहा है। तो इसकी बातें कौन सुनेगा? आप समझ लीजिए, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, ये कोई सुन नहीं रहा था, इसीलिए शांति व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था सब ढीली ढाली पड़ गई थी, बेकार हो गई थी सारी की सारी। और इधर जो अंधाधुंध ये सब हो रहा था, ये वसूली हो रही थी, इसमें कंपनी का रोल तो अब खत्म हो गया था। कंपनी के अपने व्यापारी जो थे, निजी लोग थे, वे अपना पर्सनल व्यापार करने लगे, वे अपना लूट घसोड़ इतनी ज़्यादा हो गई। कहते हैं कि ये 1765 और 1765 से लेकर 1772 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे ज़रा समझिएगा। 1765 से लेकर 1772 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ है? इस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा लूट घसोट हुई है, हुई है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो था, वो भ्रष्टाचार चरम पे था। भ्रष्टाचार जो है वो टॉप लेवल पे था, टॉप लेवल पे। कंपनी का कोई निजी व्यापार, कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर रहे थे, कर्मचारी निजी व्यापार, और निजी व्यापार में इतना लूटा घसोटी चल रही थी, व्यापार चल रहा था इनका। तो इस तरीके शांति व्यवस्था फेल हो गई थी बंगाल पर, या और क्षेत्रों पे जहाँ की मतारे दीवानी वसूल करी जा रही थी, ये शांति व्यवस्था फेल हो गई थी। तो द्वैध शासन, इस टाइम का जो 1765 से लेकर 1772 का जो टाइम पीरियड है, इसमें एक देखिए के.एम. पडिक्कर क्या कहते हैं, के.एम. पडिक्कर। अच्छा, ये फैक्ट आ जाते हैं आपके, ये आते रहते हैं, ये कभी पीसीएस में पूछ देते हैं, कभी छोटी मोटी परीक्षा आपके आ जाएंगे। लेवल थोड़ा अच्छा रखिएगा, सब निकल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो के.एम. पडिक्कर क्या करते हैं? आप थोड़ा सा अपना लेवल अच्छा रखिएगा। देखो, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, हर साल मैं पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे, अच्छा खासा अनुभव है इन चीज़ों का, और इस स्टाइल में पढ़ाता हूँ। आप समझ लीजिएगा, ये आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कितना पढ़ाया जा रहा होगा ऑफलाइन, बहुत ज़्यादा डिटेल घुस के हम पढ़ाते हैं। और बच्चे हमारे फॉर्म किस में डालते हैं? यूपी पुलिस, आर्मी या टीचर वगैरह, तो वे सबरे हो जाते हैं, वे इसीलिए सारे हो जाते हैं। तो आपको यही करना है, आपका लेवल अपना बहुत ऊपर रखना है, फिर आप नीचे वाले कोई भी डाल के देख लेना, आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन लेवल आप अच्छा रखिएगा, इसी फॉर्म में रखिएगा अपना लेवल। हम पढ़ा पाएँ ना पढ़ा पाएँ, हो सकता है ये चैनल 150 बड़े लोग जो हैं मिलके बंद करा दें, हम लोग छोटे लोग हैं ना, बंद हो सकता है, तो ना पढ़ा पाएँ, लेकिन आप अपनी स्टाइल ये रखिएगा, ठीक है? स्टाइल ये रखिएगा। बाकी मेरी इंस्टा आईडी वगैरह है, कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस पर कर सकते हैं मैसेज, जो भी है। के.एम. पडिक्कर इस काल को 1765 से लेकर 1772 तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? इस टाइम पीरियड को कहते हैं डाकुओं का राज्य। डाकुओं, ये बहुत बार पूछा गया, डाकुओं का राज्य की उपमा देते हैं। तो ये आपसे पूछा गया कि डाकुओं का राज्य किसने कहा है? के.एम. पडिक्कर ने कहा कि डाकुओं का राज्य, इस समय सब डाकू ही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो डाकू हैं। अब आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग ये जाननी है, 1765 से लेकर 1772 के बीच में द्वैध शासन का परिणाम क्या निकला। अब ये थोड़ा सा ऐसे ही जानने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी एकदम सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। द्वैध शासन का परिणाम क्या निकला, जरा ये जानते हैं। आज थोड़ा बैकग्राउंड पे ही बातें कर रहे हैं, वहाँ तक लेके आ रहे हैं आपको, जो बीच में पहले घटनाएं घटी हैं उन्हें आप समझ लीजिए, तब तो पार्टी मज़ा आएगा। वैसे कैसे मज़ा आएगा? यहाँ पे जो चीज़ें छूटेंगी वही वहाँ जाके कनेक्ट होंगी। मतलब यहाँ पे जो अभी ये देख रहे हो कंपनी ने क्या ड्रामा किया, इसी से बनेगा रेगुलेटिंग एक्ट, आगे जाके देखेंगे। चलिए कुछ बातें और जानते हैं। देखिए क्या बातें हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ? अगर द्वैध शासन लगाया गया बंगाल में तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम जानते हैं, थोड़ा सा जानने देते हैं। देखिए, पुलिस व्यवस्था शिथिल हो गई। पहला एक थोड़ी बातें करेंगे हम सब पे। पुलिस व्यवस्था
शिथिल। अब ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि निजामत का कार्य नजमुद्दौला कर रहे थे, पुलिस व्यवस्था उनके अंडर में आती थी, और पुलिस की जो अधिकारी हुआ करते, कर्मचारी हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था? अंग्रेज अधिकारी करते थे। अब अंग्रेज अधिकारी जिनकी नियुक्ति कर रहे हैं और नजमुद्दौला खुद अंग्रेजों के अंडर में है, मतलब अधीन में है, तो वो काहे को इनकी बात मानेंगे? कुछ मानते थोड़ी ना थे, ये कहीं के रह जाते थे, वे मानते ही नहीं थे, सारे भी नियम उनके थे, तो वे कुछ मानते नहीं, तो पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल बेकार हो गई। किसानों का आर्थिक शोषण हुआ। अब ये तो आपसे छिपा ही नहीं है, किसानों का आर्थिक शोषण, ये आप समझिएगा जरा, आर्थिक शोषण। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना, हमने कहा ना, वो रजा खां देखो कैसे वसूली करवा रहा, खूब लूटा गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ, ये सारे इतना भयंकर शोषण हुआ, इन किसानों को मार डाला गया। तो अर्थव्यवस्था में पढ़ लेना आप, हमने 3-4 व्यवस्थाएं बताई हैं, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और वो रैयतवाड़ी, उधर बढ़ाई, ये चीज़ तो उधर ही से आपको बहुत बढ़िया समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक फैक्ट देख लो, 1770 की तरफ बंगाल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष जानते ही हैं आप, दुर्भिक्ष पड़ा। कहते हैं इस दुर्भिक्ष में, भुखमरी और अकाली में, इस बंगाल की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। 1770 का टाइम पीरियड, 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई बंगाल की, और फिर भी कंपनी ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और कंपनी ने ऊपर से 10% का टैक्स और बढ़ा दिया। और ऐसे बुरे टाइम पे जो चावल या जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जब लोगों को पहुंचाना चाहिए था, पहुंचाने की जगह और महंगे कर दिए गए। तो क्या चाह रहे हैं वो? अब आप इन्हें दोस्त कहेंगे, हम तो दुश्मन नहीं कहते भैया, हमें चाहे फांसी दे दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसूलों में अपनी ज़िंदगी जिए हैं। चलिए, इसीलिए आज तक आपके सामने नहीं आ पाए। उसूलवादी जो होते हैं वो सामने नहीं आ पाते जल्दी, उन एक कमरे में पैक हो जाते हैं, और साले जो झूठे होते हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। खैर ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूट्यूब पे सब झूठे हैं, तो भाई मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, है ना, कि किसानों का आर्थिक शोषण और ये सारी चीज़ें ये हुई है। देखो, एक और चीज़ हमें समझना है, ये तो कुछ समझ आया कि द्वैध शासन के ये परिणाम क्या थे, द्वैध शासन के ये परिणाम थे। अब हमें एक चीज़ और समझनी है कि कंपनी, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया है, इस द्वैध शासन ने 1765 और 1772 के बीच में, हमने जो 1765 से लेकर 1772 की जो बातें आपको बताई हैं, इस टाइम पीरियड को आप द्वैध शासन का टाइम पीरियड कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का टाइम पीरियड कहते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भी बातें कर लेते हैं, उन्हीं में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप एक इमेजिन करके देखिएगा, इतना पैसा पैदा किया गया, हद से ज़्यादा पैसा पैदा किया। आपने कहा ना 1765 में बंगाल से 80 लाख, 1766 और 67 में 2 करोड़ 24 लाख। तो इतना रुपया पैदा करने जाने के बाद भी क्या हुआ, वो क्यों कंपनी फिर भी घाटे में थी, कंपनी घाटे में चली गई। क्यों कंपनी क्यों घाटे में चली गई? भैया जब निजी व्यापार हो रहा, कंपनी का व्यापार थोड़ी ना हो रहा, कंपनी का व्यापार थोड़ी ना हो रहा है। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, खूब लूट घसोट रहे, पैक कर रहे हैं, वो अपना बेच रहे हैं अपने घर में अपने बीवी बच्चों को, तो वो तो उनका निजी व्यापार है ना। कंपनी घाटे में तो चली जाएगी कंपनी को, और ऊपर से कंपनी को उनको वेतन भी देना पड़ रहा, तरह तरह की चीज़ें मिल भी कुछ रहा नहीं कंपनी को, तो कंपनी घाटे में चली गई। और कंपनी ने 10 लाख ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा कंपनी ने, 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। तब उन लोगों को वहाँ संसद में समझ आया, उनकी संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं ना, तो उनके वहाँ समझ आया कि भैया इतना पैसा पैदा हुआ और फिर भी 10 लाख पाउंड का हमसे ऋण मांगा जा रहा है। तो उन्होंने तत्काल एक गोपनीय समिति की नियुक्ति की, गोपनीय समिति बनाई। अब ये लॉर्ड नॉर्थ का इसमें ज़्यादा सहयोग था, लॉर्ड नॉर्थ, इसमें ज़्यादा सहयोग किसका था? लॉर्ड नॉर्थ। ये लॉर्ड नॉर्थ आगे जाके आपको समझ आएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखोगे तो यही है। चलिए, लॉर्ड नॉर्थ का सर्वाधिक सहयोग था, ऐसा बोला जाता है कि ये गोपनीय समिति का मतलब क्या था? जांच करो जाके, वहाँ जाओ और जांच करो जाके, जांच करने में ये पता करिए कि वास्तव में ये कंपनी ने इतना पैसे का करा क्या, या वास्तव में ये घाटा हुआ, जबकि दिखाया तो जा रहा कि खूब पैसा पैदा हुआ, तो कंपनी को घाटा कैसे हो गया? इसलिए गोपनीय समिति बनाएगी, गोपनीय रूप से जांच करेगी जाके, और इसमें मुख्य भूमिका थी लॉर्ड नॉर्थ की। फिर लॉर्ड नॉर्थ ने यह भी कहा कि कंपनी इससे पहले बैठ जाए तो उसके 10 लाख पाउंड का उसे ऋण दे दीजिए, संसद में कहा था, मंजूर करवा दिया ऋण। तो ऋण तो मंजूर हो गया, लेकिन आदमी भेजे जाएंगे, वो जाके गोपनीय समिति के व्यक्ति वो चेक करेंगे जाकर। फिर गोपनीय समिति के साथ साथ एक नई और समिति बनाएगी जिसका नाम था प्रवर समिति। गोपनीय और प्रवर समिति मिलकर जो है ये चेक करेंगे जाके, और प्रवर समिति का जो अध्यक्ष था उसका नाम आप जानते हैं, बरगायन था, बरगायन। अब इसी की वजह से, इन दोनों समितियों की वजह से, लॉर्ड नॉर्थ और अध्यक्ष बरगायन, इसी वजह से अब आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। जो इसमें कमियां हैं उसे सुधारने के लिए लाया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और उस पर चर्चा करके लोग कल से करना शुरू कर देंगे। आज हमें लगता है इतना ही रखना चाहिए। ये बैकग्राउंड है, वो भी बैकग्राउंड था, इसे यहाँ तक कनेक्ट कर लो आप बेहतरीन तरीके से, फिर आगे आपको समझ आएगा यहाँ की जो कमियाँ हैं। जैसे यहाँ पर क्या कमियाँ हैं, यहाँ पर निजी व्यापार हो रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, निजी व्यापार बंद कर देगा। यहाँ लूट घसोट चल रही है, कोई शांति व्यवस्था है नहीं, तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो एक सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जो यहाँ पे कमियाँ हैं वही सुधारने के लिए तो उधर होगा, तो इसे पढ़ना जरूरी था कि नहीं था, आप बताइए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, 2 मिनट आपके लेंगे हम। 2 मिनट में ये है कि आप इसे, जैसा हम पहले ही कहते हैं वैसे ये हम कभी कहते नहीं, ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि इसे शेयर करवा दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करा दीजिएगा। ये किसी और का सेटअप है, उसका इतना तो हो जाए कि लगे कि हाँ कि कुछ हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।